वन का मार्ग प्रसार करके चलते चलते श्रेणिक गंगा नदी के निकट पहुंचा। वहां उसे भद्रा नाम का एक धनपति मिला। श्रेणिक ने उसे देखकर विनम्रता के साथ कहा, मामा नमस्कार, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। श्रेष्ठी आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं है, न कुछ पहचाने, और मामा कहकर पुकारने वाला कौन होगा? कोई बातू नहीं दिखता है। श्रेष्ठी ने उसके सामने देखा। उसकी तेजस्वी मुखाकृति देखते ही श्रेष्ठी के दिल में पुत्रवत स्नेह भाव उमड़ गया। दोनों बातें करते करते मार्ग में आगे बढ़े। बात बात में रास्ता आसानी से कट गया। चलते चलते दोनों एक गांव में पहुंचे। गांव का नाम नंदीग्राम था। श्रेणिक बोला, मामा भूख लगी है, चलो कुछ खाना खाकर क्षुधा शांत करें। खाद्य सामग्री के लिए दोनों गांव में बहुत घूमे, फिर भी पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिली। निराश होकर आगे बढ़े। गांव से बाहर निकलते ही सैनिक ने पूछा कि मामा, वह गांव उज्जड़ था या मानव आबादी से भरा हुआ था? प्रश्न सुनकर श्रेष्ठी को लगा कि बाहर से ये सुंदर रूपवान दिखता है, परंतु दिमाग खाली लगता है। गांव में नागरिकों की इतनी चहल पहल थी और ये मूर्ख पूछ रहा है कि गांव उज्जड़ था या आबादी में सबर था। बुद्धिहीन समझकर उत्तर दिए बिना ही श्रेष्ठी आगे चले। थोड़ा आगे चलने के बाद एक गांव है। वहां से पसार होते समय दोनों ने एक दृश्य देखा कि एक पुरुष एक स्त्री की मारपीट कर रही था। स्त्री जोर से चिल्लाती हुई रो रही थी। यह देखकर सैनिक ने आगे बढ़कर श्रेष्ठी को पूछा कि मामा, वह पुरुष बंधी हुई स्त्री को मारता था या मुक्त स्त्री को मारता था? श्रेष्ठी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि इसने तो अक्ल का दिवाला ही निकाला। क्या स्त्री कोई पशु होती है कि वह बंधी हुई या खुली हो? श्रेष्ठी ने कुछ जवाब नहीं दिया। चलते चलते दोनों बिना तट नगर के आगे पहुंचे थे। बीच में एक नदी आई। नदी के तट में थोड़े भाग में पानी था, थोड़ा भाग सूखा था। सूखे भाग में रेत में चलते समय सैनिक ने अपने जूते पाँव में से निकालकर हाथ में ले लिए और श्रेष्ठी जूते पहनकर ही चलते थे। आखिर जब पानी आया तो सैनिक ने अपने जूते पहन लिए और श्रेष्ठी ने अपने जूते हाथ में ले लिए। श्रेष्ठी सोचने लगा कि मूर्ख का सरला सब कार्य उल्टा ही करता है। जहाँ पहनकर चलने का था वहाँ हाथ में पकड़े, और जहाँ निकाल कर चलना था वहाँ पहनकर चलते। ऐसा सोचकर श्रेष्ठी उसकी मूर्खता पर मन ही मन हंस रहे थे। नदी पार करके दोनों नगर के बाहर नगरी में पहुंच गए। श्रेष्ठी ने सोचा कि ऐसे मूर्ख शिरोमणि को साथ में ले जाने से क्या फायदा। ऐसा सोचकर उसे एक घने पेड़ की छाया में बिठाया और बोले कि तू यहाँ बैठ, मैं सब सुविधा करके तुझे लेने आऊंगा। श्रेष्ठी के कहने पर सैनिक अपनी छतरी खोलकर सिर पर रखकर खड़े पेड़ की छाया में बैठ गए। श्रेष्ठी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हंसते हंसते घर पहुंचे। घर के आंगन में पिताजी की प्रतीक्षा में पुत्री नंदा खड़ी थी। पिताजी को देखते ही उसने प्रश्न किया, क्या जितनी देर क्यों हुई पिताजी? भद्र श्रेष्ठी ने कहा, बेटी, आज रास्ते में एक मूर्ख हमसफर मिल गया ना। वह पूरे रास्ते में ऊटपटांग बातें करता रहा। नंदा बोला, पिताजी, उसकी मूर्खता बड़ी, एक दो बात तो बता ताकि मुझे भी पता चला कि वो कैसा मूर्ख था। श्रेष्ठी ने कहा, सुन, सबसे पहले तो बिना किसी पहचान उसने मुझे मामा कहा। फिर चलते चलते हम एक गांव में पहुंचे। दोनों को कड़ी भूख लगी थी, मगर गांव में कुछ खाद्य सामग्री नहीं मिली। उस गांव से बाहर निकलते मूर्ख ने मुझे पूछा कि मामा, ये गांव उज्जड़ निज्जड़ था या मानव आबादी से सफर था? मार्ग में आगे बढ़ते दूसरा गांव आया। वहां एक पुरुष एक स्त्री को मार रहा था। ये देखकर वो पूछने लगा कि स्त्री बंधी हुई या मुक्ति थी। रास्ते में आगे नदी पार करते समय वो मूर्ख रेत में पैर से जूते निकाल कर चला और पानी में जूते पहनकर चला। अब वह नगर के बाहर पेड़ की घनी छाया में सिर पर छाता धरकर बैठा है। श्रेष्ठी कन्या नंदा बड़ी चतुर एवं बुद्धिमती थी। पिताजी की बात सुनकर वह समझ चुकी थी कि पिताजी से मूर्ख कह रहे। वह मूर्ख नहीं, परंतु बुद्धि में बृहस्पति लगता है। नंदा ने पिताजी से कहा, आप जिसे मूर्ख कहते हो वह मूर्ख नहीं बल्कि मतिमान होगा। उसकी माता शीलवान एवं गुणवान होगी। सती सन्नारी ही ऐसे उत्तम पुत्र रत्न को जन्म देती है। नंदा ने पिताजी से कहा, उसके प्रश्नों का रसार्थ आप समझ नहीं पाए हो। मैं आपको बताती हूँ। बिना पहचान उसने आपको मामा कहकर पुकारा। इससे ये सिद्ध होता है कि उसकी माता शीलवती होगी, क्योंकि सती स्त्री के लिए पति के अलावा सभी पुरुष पिता और भाई के समान होते हैं। आपकी और उसकी माता की उम्र समान जैसी होगी, अतः आपको मामा कहा होगा। दूसरी बात, जिस गांव में परदेसी को पर्याप्त खाद्य सामग्री न मिले, वह गांव कितना ही बड़ा क्यों न, मगर भूखे के लिए वह निर्जन जैसा ही होता है। मानव आबादी से भय भरा अर्थात मानवता युक्त लोग रहते होते तो आपको खाद्य सामग्री मिल जाती।
पुरुष द्वारा प्रताड़ित स्त्री को देखकर जो पूछा था कि स्त्री बंधी हुई या खुली है, इसका तात्पर्य ये था कि अगर स्त्री विवाहित हो गई तो शादी के बंधन के कारण प्रताड़ित होने पर भी वह घर छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर अविवाहित होगी तो ताड़ने से त्रस्त होकर घर छोड़कर चली जाएगी। नदी पार करते समय रेत में चलते वक्त जूते हाथ में ले लिए। इसका मतलब ये कि रेत में जूते पहनकर चलने से श्रम ज़्यादा लगता है, मुश्किल से चला जाता है। इस कारण से जूते पैर से निकाल दिए होंगे। पानी में सांप, बिच्छू आदि जहरीले प्राणी होते हैं। इससे बचने के लिए पानी में चलते समय जूते पहने होंगे। पेड़ की छाया में छाता सिर पर कर बैठना ये भी उचित है, क्योंकि पेड़ पर अनेक पंखियों का आवास होता है। वे विष्ठा करते हैं तो नीचे बैठने वाले के सिर पर या कपड़े पर पड़ती है, इसलिए उसने सिर पर छाता धारण किया होगा। पिताजी, मुझे तो लगता है कि वह कोई विलक्षण बुद्धि वाला, चतुर और कुलवान होगा। विपरीत संयोगों का शिकार बना हुआ लगता है। हमें उसका आतिथ्य करके सहायता करनी चाहिए। श्रेष्ठी ने कहा, बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं नर रत्न को पहचान नहीं सका। सचमुच में वह स्वरूपमान, तेजस्वी, गुणवान और सोने में सुगंध जैसा बुद्धिमान था। अब दासी द्वारा अतिथि के रूप में बुला लेते हैं। नंदा ने सोचा कि परदेसी युवक के विषय में मेरा अंदाज सही है या नहीं। इस बात का निर्णय करने के लिए नंदा ने अपने विश्वासु एवं चतुर दासी को सारी बात सिखाकर अतिथि को बुलाने के लिए भेजा। श्रेष्ठी की बताई हुई निशानी अनुसार अतिथि को ढूंढती हुई दासी श्रेणी के पास आई और कहने लगी, आपको भद्र श्रेष्ठी के घर श्रेष्ठी की कन्या बुला रही है। ऐसा कहकर दासी ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और ऊपर की तरफ देखकर घर की ओर चलने लगी। श्रेणी कुछ पूछे उससे पहले ही दासी चली गई। श्रेणी सोचने लगा कि श्रेष्ठी कन्या चतुर एवं बुद्धिमान लगती है। मेरी परीक्षा करने के लिए श्रेष्ठी को घर कहाँ पर ये नहीं बताया होगा, किंतु जाते समय दासी ने अपना हाथ दाहिने कान पर रखकर ऊपर की ओर देखा तो उससे संकेत में ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि श्रेष्ठी का घर यहाँ से दक्षिण दिशा में होगा। कान पर हाथ रखकर ऊपर देखा, इसका अर्थ ये कि बड़े कान को ताड़ पत्तों की उपमा दी जाती है। ताड़ का पेड़ ऊंचा होता है, इसलिए घर के पास ताड़ का पेड़ होना चाहिए, और कान में मैल भी होता है, इससे संकेत मिलता है घर के पास कीचड़ कादव होगा। इस प्रकार संकेत अनुसार सैनिक आगे बढ़ा और एक मकान के सामने खड़ा रह गया। देखने लगा कि इस घर के पास में ताड़ का पेड़ है। घर के आंगन में कादव कीचड़ है, इसलिए लगता है कि यही घर होगा। उसने देखा कि कीचड़ के बीच पांव टिकाने के लिए कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर रखे हुए। अगर मैं पत्थर पर पाँव रखकर चलूं और पाँव फिसल जाएगा तो मैं हास्यास्पद बनूंगा। ऐसा सोचकर सावधानी पूर्वक कीचड़ में ही चलकर मकान में पहुंचा। नंदा छिपकर सब कुछ देख रही थी। दासी एक लोटे में थोड़ा सा पानी लेकर सैनिक के पास आई। थोड़ा सा पानी देकर वो समझ गया कि मेरी परीक्षा की जा रही। उसने पहले बांस की सली से पैर का कीचड़ साफ किया, फिर कपड़े से पोंछ लिया, बाद में थोड़े पानी से पैर धोए और थोड़ा पानी बचाया। ऐसा करके श्रेणी ने यह संकेत दिया कि कर कसर करना सिर्फ मणिक का ठेका नहीं है, क्षत्रिय भी कर कसर करना जानते हैं। तदनंतर नंदा के निर्देश अनुसार दासी ने स्नान की व्यवस्था की। एक बाल्टी भरकर पानी लाई और अपने नाखूनों में तेल भरकर लाई। 2-4 बूंद तेल सैनिक को देते हुए, इतने तेल से पूरे शरीर पर मारते हुए स्नान कीजिए, सैनिक इस परीक्षा में भी पार होता है। उसने 2-4 बूंद तेल था, इसको पानी भरी बाल्टी में डाल दिया और उसी पानी से स्नान कर लिया। सैनिक के रूप, तेज और बुद्धि चातुर्य से नंदा उस पर न्यौछावर हो गई। वह मन से सैनिक को वर चुकी थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।